ये ऐसी कंपनी है जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़ी कंपनी को भी मैनेज कर रही है। हर चीज को कंट्रोल करने वाला कौन? ब्लैक रॉक। जो पानी है और जो कोका कोला है, इन दोनों को एसेट्स को मैनेज करने वाली केवल एक ही कंपनी है, एग्जिस्ट करती है, वो है ब्लैक रॉक। वेरीफाइड डेटा के मुताबिक लगभग ये आज के टाइम पर ये कंपनी लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा मनी को कंट्रोल कर रही है। उसने लगभग 100 मिलियन डॉलर का बेट खेला। साल 2020 में कोविड-19 था, उस समय अराउंड फाइनेंशियल मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था। लगभग जितने सारे टॉप इन्वेस्टर थे उनका लॉस भी हो गया था। कुछ इसकी हेल्प करने वाली बड़ी बड़ी दुनिया की नंबर 1 कंपनीज भी हैं और 90% से ज्यादा बड़ी कंपनियों की डोर एक ऐसे, यहाँ मैं ट्रिलियन डॉलर में बात कर रहा हूँ, और जिस बैंक में आपकी जिंदगी भर की कमाई रखी है। BlackRock's aggressive real estate expansion has ignited a serious debate. आपको क्या लगता है कि इन सबको मैनेज करने वाला कौन होगा? ब्लैक रॉक केवल उसके पैसे को मैनेज कर रहा है, बल्कि कंपनी चलाने वाला कोई और है। डोंट पुट योर इंटायर फ्यूचर इन द वन प्लेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोक का टॉप इन्वेस्टर ब्लैक रॉक और वैनगार्ड है, और वहीं पेप्सी का भी टॉप इन्वेस्टर ब्लैक रॉक और वैनगार्ड है। तो आपको क्या लगता है इन सब पर आपका कंट्रोल है? महीनों की आखिरी में आपकी सैलरी आती है और आपको लगता है कि हमारे पास तो सैकड़ों ऑप्शन है कि मैं चाहो जो चॉइस करूं, मैं चाहो पेप्सी चूज करूं, चाहो कोका कोला, ये तो मेरी चॉइस है। बट कभी इसके बारे में टीवी एड में कभी नहीं देखे होंगे। उन्होंने जियो के साथ मिलकर, जियो और ब्लैक रॉक दोनों मिलकर जियो ब्लैक रॉक लॉन्च किए। मैं आपको केवल 3 स्टेप देने वाला हूँ जिसमें आप पता कर पाएंगे मैं किसी भी कंपनी में आराम से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सवाल उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और इस कंपनी के पास इतनी पावर आई कैसे? डिप्रेस्ड होकर मे भी सुसाइड भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी इन्वेस्ट करता है तो हमेशा खुशी रहता है, बट इतनी अच्छे तरीके से पूरी ऐसे को संभालती हैं जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। साल था 1986। एक खौफनाक रात, न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट। एक 24 साल का नौजवान ट्रेडर जो उस समय शेयर बाजार का हीरो कहा जाता था, यानी रॉक स्टार कहा जाता था। जैसे 1992 में हमारे यहाँ के हर्षद मेहता को रॉक स्टार कहा जाता था। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंडर में लगभग 5000 सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम था अलादीन, जो लैरी फिंक ने अपने खुद पे दम पर ये कंपनी नहीं खड़ी की थी। इसलिए खेल तो अब शुरू होता है। सारी गवर्नमेंट इस कंपनी के सामने अपने घुटने टेक दिए। वो कहते हैं ना, डूबते हुए इंसान के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी होता है। मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोग इसलिए मत देखिएगा कि ये वीडियो में मैं आपको एक अमीर आदमी पर बताने वाला हूँ। ब्लैक रॉक कंपनी कोई कंट्री होती तो अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर सुपर पावर कंट्री होती, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये लहरी जाकर आने वाले टाइम में इन पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ा इंसान बनने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। It was a collapse just about unprecedented in U.S. corporate history. अपने चारों तरफ देखिए। For 25 years, and they are losing. Good evening, everyone. The Bush administration and Congress are working out their differences over that $700 billion ban. It was a collapse just about unprecedented in U.S. corporate history. आप जिस फोन में ये वीडियो देख रहे हैं, We are watching this market deteriorate. The Dow will go. They're focused on the Dow, not so Reporting for focused on Springfield OPEC. Station, Springfield, Massachusetts, and while the Nasdaq. Stock market is now down 21%. This could be the most serious recession in We decades. cannot simply stand by and watch this industry collapse. जो कपड़े आप पहने हैं और जिस बैंक में आपकी जिंदगी भर की कमाई रखी है, तो आपको क्या लगता है इन सब पर आपका कंट्रोल है या शायद अलग अलग कंपनियों का कंपटीशन चल रहा है आपस में? बट आप इन दोनों जगहों पर गलत हैं। पर्दे के पीछे दुनिया की 90% से ज्यादा बड़ी कंपनियों की डोर एक ऐसे इनविजिबल अंपायर से जुड़ी है जिसका नाम आपको कभी टीवी एड्स में कभी नहीं आता, ना ही कभी न्यूज चैनल पर आता है, जिसका कोई शोरूम भी नहीं है और लोगों के सामने वो खुद आना भी नहीं चाहता। और मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि इसकी हेल्प करने वाली बड़ी बड़ी दुनिया की नंबर 1 कंपनीज भी हैं और जितने भी टॉप पावरफुल गवर्नमेंट है ना, और ये कंपनियां अपने अंडर में रखती हैं उन सबको। लेकिन दोस्तों, ये आज के टाइम पर लगभग 10.5 ट्रिलियन डॉलर, यहाँ मैं ट्रिलियन डॉलर में बात कर रहा हूँ। जहां पर आज एलोन मस्क का 1 ट्रिलियन का नेटवर्थ है, वहीं पर ये कंपनी लगभग ऑलमोस्ट 10 एलोन मस्क के बराबर कंपनी को मैनेज कर रही है। यानी हम भारतीय रुपए में बात करें, लगभग ये 870 लाख करोड़ रुपए मैनेज कर रही हैं।
कोई छोटी मोटी कंपनी होगी, कोई ऐसी कंपनी होगी जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसी कंपनी है जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट बड़े बड़ी कंपनी को भी मैनेज कर रही है। सही सुना, आप लोगों ने इस कंपनी का नाम कहीं कहीं जरूर सुना होगा किसी न किसी मुंह के द्वारा, बट कभी इसके बारे में टीवी एड में कभी नहीं देखे होंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है, लोगों का यह दावा माना जाता है कि अगर ब्लैक रॉक कंपनी एक कोई कंट्री होती तो अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर सुपर पावर कंट्री होती। मतलब आप सोच सकते हो कि इस कंपनी कितना ज़्यादा वैल्यूएशन है एज कंपेयर अदर कंट्री के बराबर। मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोग इसलिए मत देखिएगा कि ये वीडियो में मैं आपको एक अमीर आदमी के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एज ए इंस्पायरिंग स्टोरी की तरह देखिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान बारे में बताने वाला हूँ जिसने लगभग जीरो से लगभग $21 ट्रिलियन को एसेट्स मैनेज करना सिखाया। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। I'm standing in front of the headquarters of a company that manages $10.6 trillion. There is a robot that controls more wealth than any country on earth. Foundational understanding where we are. I mean, our job is to be having people focus on the real opportunities to invest over a lifetime. BlackRock. BlackRock's aggressive real estate expansion has ignited a serious debate. Critics argue BlackRock's market dominance push. आप हर सुबह उठते हैं, ट्रैफिक में धक्के खाते हुए ऑफिस जाते हैं, महीनों की आखिरी में आपकी सैलरी आती है और आप सोचते हो कि चलो मैं थोड़ा पैसे बचाकर कहीं पर इन्वेस्ट करूंगा। वेल, आप कहीं ना कहीं कंपनी वाले लोगों के बारे में सुनते हो कि ये कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, इसके में पैसे इन्वेस्ट करो, इसमें एफएनओ करो, इसमें कोई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो। पैसा हर कोई बता रहा है ताकि आपका फ्यूचर सेफ हो सके। शायद आप एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं या इंडेक्स में अपना पैसा डालते हैं। हम सबको यही सिखाया गया है क्या सही है क्या गलत, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सारे कंपनी में पैसा लगाते हो कि ये पैसा जाता कहाँ है? क्या ये पैसे कंपनी के पास जाती है कहीं और जाती है? चलिए समझते हैं इसको, वीडियो को और गहराई से। This was a man of tremendous energy and passion, and he needed something to do, and fate handed him something to do. जब आप सुपरमार्केट में जाते हो, लोग सोचते हैं कि कोक पीऊं या पेप्सी पीऊं। चलो मैं आज ये खा ले रहा हूँ, ये नहीं खाऊंगा। आपको लगता है ये तो तुम्हारी चॉइस है, बट ये आपकी चॉइस नहीं होती। आप लोगों ने रोनाल्डो के बारे में सुना ही होगा। रोनाल्डो ने उनकी मेज पर कोका कोला रखा गया था, वो कोका कोला हटाकर पानी को प्रियोरिटी दी है। बट क्या आपने कभी सोचा है कोका कोला कंपनी गिरने के बावजूद भी कैसे अमीर बनी? नहीं, किसी ने नहीं सोचा। बट मैं बताने वाला हूँ कि जो पानी है और जो कोका कोला है, इन दोनों को एसेट्स को मैनेज करने वाली केवल एक ही कंपनी है एग्जिस्ट करती है, वो है ब्लैक रॉक। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कोका कोला और पेप्सी की। जब हम लोगों ने पता किया कि इन दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है, तो हम लोग पता चला कि कोक का टॉप इन्वेस्टर ब्लैक रॉक और वैनगार्ड है, और वहीं पेप्सी का भी टॉप इन्वेस्टर ब्लैक रॉक और वैनगार्ड है। यानी आप दो सोच सकते हो कि कोई दो कंपनी का सेम शेयर होल्डर्स हैं, यानी दोनों कंपनी को मैनेज करने वाले केवल एक ही इंसान है, वो है ब्लैक रॉक। अगर चाहे तुम ईएमआई पर आज एप्पल का आईफोन लो या माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप लो या गूगल को यूज करो या कोई और साइट का यूज करो, हर चीज को कंट्रोल करने वाला कौन? ब्लैक रॉक। यहाँ तक कि अमेज़न का फाउंडर जेफ बेजोस ने लगभग अपनी कंपनी के लगभग 9% शेयर होल्डिंग करते हैं। वहीं केवल ब्लैक रॉक ही उस कंपनी लगभग 7 से 8% शेयर होल्डिंग करते हैं अमेज़न कंपनी में। यानी आप सोच सकते हो कि अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी के फाउंडर होने के बावजूद भी वो केवल 9% ही शेयर को होल्डिंग कर रहे हैं, और वहीं ब्लैक रॉक उस कंपनी का कुछ भी ना होकर लगभग 7 से 8% ज्यादा शेयर को होल्डिंग कर रहा है। I will pay you a small amount of interest every month. Merrill instituted very ethical approach to dealing with the retail investor that nobody else had done that before. Investigate, then invest. That was the byword of Merrill Lynch back in those days. अब सवाल उठता है कि ये कंपनी आखिरकार बड़ी कैसी हुई, ब्लैक रॉक। अब आप सोच रहे होंगे इन सारी कंपनी के पास, दिखने वाली हिडन कंपनी के पास इतना पैसा आया कहाँ से? इसने कैसे लोगों को अपने अंडर में किया, कैसे अपने वश में किया? यहाँ तक कि कंपनी को भी, गवर्नमेंट को, यहाँ तक कि पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को भी अपने अंदर कंट्रोल की हुई है। अगर बाय द वे एनी हाउ इस कंपनी में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं तो पूरी वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है। ब्लैक रॉक की इतनी पावर। Expansion has ignited a serious debate. Critics argue BlackRock's market dominance push is inflating property prices and worsening the global housing crisis. और मैं बताऊं ना, ये पैसा उस कंपनी का नहीं है, ये पैसा आपका ही है। जो आप शेयर मार्केट में डालते हो, ETF लेते हो, कहीं और पैसे इन्वेस्ट करते हो, सारा पैसा ब्लैक रॉक के पास जाता है।
पैसा आपका होगा, रिस्क आपका होगा, और प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो दोनों को होगा। यानी आप सोच सकते हो कि जब तुम्हारा लॉस होता है तो तुम्हारा ही लॉस होता है, जब प्रॉफिट होता है उसका भी प्रॉफिट होगा, तुम्हारा भी प्रॉफिट होगा। ये होती है पावर ऑफ नेटवर्किंग। लेकिन उन कंपनियों के बोर्ड रूम में बैठकर कंपनी के फैसले बदलने का वोटिंग राइट्स वो तो ब्लैक रॉक का है। अब सवाल उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और इस कंपनी के पास इतनी पावर आई कैसे, और इसका जवाब छुपा है आने वाले कुछ चंद मिनटों में। The son of struggling immigrants created what was then the biggest bank in the world. The Golden Gate of San Francisco, one of the most difficult underwater construction feats ever attempted. Would also acquire nearly 50% of one of the most powerful asset managers in the world, BlackRock. May 27th, 1937. Opening day number 1 was just for people. साल था 1986। एक खौफनाक रात, एक ऐसी रात जिसको लोग कहते हैं ये रात कभी किसी को कभी जिंदगी में ना आए। खासकर जितने भी टॉप इन्वेस्टर हैं, ये रात कभी उस जिंदगी में ना आए। साल था 1986, करीब आज से 40 साल पहले न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट एक 24 साल का नौजवान ट्रेडर, जो उस समय शेयर बाजार का हीरो कहा जाता था, यानी रॉक स्टार कहा जाता था। जैसे 1992 में हमारे यहाँ के हर्षद मेहता को रॉक स्टार कहा जाता था, फिर बाद में राकेश झुनझुनवाला को इंडियन का रॉक स्टार कहा गया, लेकिन इस आदमी को लगभग पूरे वर्ल्ड का रॉक स्टार कहा जाता था, जिसका नाम था लैरी फिंक। एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोग कह रहे थे ये इस बंदे का जो कहेगा वो सच होगा ही होगा। ऐसा हर बार होता था उसके साथ। लोग कह रहे थे कि ये जो बंदा शेयर खरीदूंगा मैं वही खरीदूंगा। लोग खरीदते भी थे, उसका हर एक आदमी का प्रॉफिट हो रहा था। एक रात सन 1986 में आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने लगभग $100 मिलियन का बेट खेला। यानी आप सोच सकते हो कि कोई आदमी $100 मिलियन का रिस्क ले रहा है, तो समझ लो उसके पास कितने पैसे रहे होंगे। तो उसने अपने सारा सेविंग्स उस कंपनी में लगा दिया, लगभग $100 मिलियन, और सारा पैसा एक रात में चंद मिनटों में डूब गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस आदमी के साथ ऐसा भी हो सकता है। उसका जितने नाम थे, जो इंसान उस कंपनी को मैनेज कर रहा था, जो इंसान उस कंपनी का हीरो कहा जा रहा था, लेकिन उस दिन उस रात को उस कंपनी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसने कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। उस रात को उस इंसान को उस कंपनी से निकाल दिया जाता है, पूरा नाम खराब हो गया, बदनामी बहुत हुई उसकी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये लैरी जाकर आने वाले टाइम में इन पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ा इंसान बनने वाला है। एनी हाउ आपका पैसा पूरा तरीके से डूब जाए तो मैक्सिमम लोग सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता मिलता ही नहीं, बट लैरी फिंक के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो अकेले रात में बैठते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये किसी और साथ ना हो। उसने सोचा मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जिसके पास ना ही कोई इमोशंस होंगे, ना ही किसी के कहने पर अपना डिसीजन चेंज करेगा। तो उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंडर में लगभग 5000 सुपर कंप्यूटर्स है, जिसका नाम था अलादीन। और हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि एक कहावत के बारे में बहुत कही गई है कि अगर कोई इंसान शेयर मार्केट में आता है फिर बहुत ज़्यादा पैसा होने के बाद अहंकार हो जाता है। इसके बारे में कहावत है, द मार्केट ऑलवेज हम्बल यू, बाजार हमेशा आपका अहंकार तोड़ता है। और मैं जिस सॉफ्टवेयर बात कर रहा हूँ अलादीन, इसे कोई आम सॉफ्टवेयर समझने की गलती कभी मत करना। आज के टाइम पर अलादीन सिर्फ एक कंप्यूटर ही नहीं, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जरा इमेजिन करिए आप, अगर मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी बम गिरता है, या जापान में कहीं पर भी भूकंप आता है, या हमारे इंडिया में कहीं पर भी मानसून खराब होता है, तो केवल 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में जब वीडियो का हर एक पल, वो लगभग 1000 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है कि कौन सी कंपनी कैसा ग्रो करेगा। लेकिन आप सोच सकते हो कि उस सुपर कंप्यूटर में इतनी पावर है कि ये बता सकता है कि कोई कंपनी किस कंडीशन में कितना आगे जाएगा। जब साल 2020 में कोविड-19 था, उस समय अराउंड फाइनेंशियल मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था। लगभग जितने सारे टॉप इन्वेस्टर थे उनका लॉस भी हो गया था, कुछ बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। अब वही देखो तुम, वही कंपनी आज अच्छा ग्रो कर रही है जिसने अलादीन ने कहा था। आज के टाइम पर दुनिया के बड़े बड़े बैंक, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ तक कि ब्लैक रॉक के कॉम्पिटिटर्स भी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपना पैसा बचाने के लिए अलादीन को किराए पर लेते हैं। वेरीफाइड डेटा के मुताबिक लगभग ये आज के टाइम पर ये कंपनी लगभग $21 ट्रिलियन से ज़्यादा मनी को कंट्रोल कर रही है, जो कि केवल एक मशीन के भरोसे चल रही है। सोचिए अगर एनी हाउ इस मशीन में प्रॉब्लम आ जा रही है,
तो पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। सही सुना, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस। जिस कंप्यूटर पर लगभग पूरी कंपनी का लगभग 50% वैल्यू कंप्यूटर नेटवर्क पर टिका हुआ है, अगर बाय द उस नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई लगभग ऑलमोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस तो आ ही जाएगा। तो असली खेल तो अब शुरू होता है। सारी गवर्नमेंट इस कंपनी के सामने अपने घुटने टेक दिए। चलिए समझते हैं इसको और गहराई से। साल था सन 2008, जहां पूरे अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे थे। आज के टाइम पर जो अमेरिका की इतनी बड़ी सुपर पावर है वो किसके चलते हैं? ब्लैक रॉक के चलते हैं। शायद आप लोगों ने इसके बारे में कहीं पर भी नहीं सुना होगा। साल 2008 में पूरे अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां ढह गई थी, बड़े बड़े बैंक करप्ट हो गए थे। यहाँ तक कि जितने भी हाउस होल्डिंग करने वाले जितने भी इन्वेस्टर थे, रियल एस्टेट वाले थे, वो सब भी बैंक करप्ट हो गए थे। सरकार के पास कोई भी चारा नहीं था कि मैं किससे हेल्प लूँ। वो कहते हैं ना, डूबते हुए इंसान के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी होता है। वही ब्लैक रॉक के साथ भी होता है। यूएस के राष्ट्रपति और अमेरिका का रिजर्व बैंक के पूरी तरह से हाथ पैर फूल गए थे कि मैं कैसे बैंक को बचाऊं अपने आप को। और उस टाइम पर बड़े बड़े कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे, और उन लोग को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब हम कैसे बचाएं इन सारी कंपनियों को जो कि पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं। तो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रियों के राष्ट्रपति, फेडरल बैंक के मैनेजर, दोनों मिलकर एक आदमी के पास फोन करते हैं जिसका नाम था लैरी फिंक, जो अपने काम के लिए बहुत ही फेमस था, कंपनी को मैनेज करने के लिए। इस कंपनी को इन सारे काम को सौंप दिया जाता है, और एक कंपनी इतनी अच्छे तरीके से पूरी क्राइसिस को संभालती है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। और आज के टाइम पर ये कंपनी लगभग 1600 कंपनियों को कंट्रोल कर रही है। वहीं केवल 2008 में ही नहीं, बल्कि जब कोविड-19 2019 में आया था तो ब्लैक रॉक ने फिर से भी हेल्प की थी। लेकिन आप इस सर्कल समझिए, जो कंपनी बाजार में पैसा लगाती है वो कहीं न कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट से हेल्प लेती हैं। ब्लैक रॉक के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि कई मामलों में कई सारे कंट्रियों के जो गवर्नमेंट है इसी ब्लैक रॉक कंपनी पर डिपेंड है। अब आप सोच रहे होंगे, सन 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो तो अमेरिका में आया था, तो हमारे इंडिया में आया भी नहीं था, न किसी और कंट्री में आया था। तो कैसे ये पूरी कंट्री को मैनेज कर रही है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये एक इनविजुअल अंपायर है, मतलब एक ऐसे इनविजुअल नेटवर्क है जिससे कंपनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और वहीं हमारा भारत भी पीछे नहीं है। हमारे इंडिया के टॉप इन्वेस्टर में से एक से मुकेश अंबानी से मिलने लैरी फिंक आए थे। उन्होंने जियो के साथ मिलकर, जियो और ब्लैक रॉक दोनों मिलकर जियो ब्लैक रॉक लॉन्च किए, और दोनों लगभग 300 मिलियन डॉलर को लगभग 50% में पार्टनरशिप करके इस कंपनी को स्टार्ट करते हैं। और इस कंपनी का म्यूचुअल फंड भी है, जहां पर आप लोग पैसा डालते हो वही पैसा 50% पैसा इस कंपनी के पास जा रहा है। अब लोगों का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम बाद जो ब्लैक रॉक कंपनी है, ये आने वाले टाइम में लगभग ऑल वर्ल्ड में जितनी सारी कंपनी है उन सारी कंपनियों का भी बादशाह होने वाला है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आप लोग को बहुत लोगों ने कहा होगा कि ब्लैक रॉक को कहते हैं एक इल्यूमिनाटी कहते हैं, लगभग एक कोई सीक्रेट सोसाइटी कहते हैं जो पूरी कंपनी कंट्रोल कर रही है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ये कंपनी 100% लीगल है, ट्रांसपेरेंट है और ऑटोमेटेड सिस्टम है, और सबसे ज्यादा भयंकर रूप है इसका कैपिटलाइज सिस्टम। तो सवाल दोस्तों अब आपसे है कि आप इन सारे कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना हो कंपनियों में, किसके भरोसे पे करें, किसके कहने पे करें? मैं आपको केवल 3 स्टेप देने वाला हूँ जिसमें आप पता कर पाएंगे मैं किसी भी कंपनी में आराम से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपको लगता है कि आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हो, बट असलियत में ठीक उसका उल्टा होता है। हर रोज आप अलग अलग ब्रांड देखते हैं, टीवी एड्स में, कहीं पर न्यूज़पेपर, अलग अलग ब्रांड दिखाई देते हैं, अलग अलग कंपनियां देखते हैं, अलग अलग फंड देखते हैं, और आपको लगता है कि हमारे पास में सैकड़ों ऑप्शन है कि मैं चाहो जो चॉइस करूं, मैं चाहो पेप्सी चूज करूं, चाहो कोका कोला, ये तो मेरी चॉइस है। तो दोस्तों सवाल अब आपसे है कि जो ऑप्शन हम लोग को दिख रहे हैं, क्या उन सब ऑप्शन में पैसा लगाना सेफ है या नहीं? चलिए हम इसको समझते हैं 3 स्टेप में, जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग इस वीडियो को क्विट कर देंगे, बट मेन पॉइंट अब स्टार्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट हम जैसे इंसान लोग क्या करते हैं, जब कोई कंपनी का ब्रांड बहुत ज़्यादा हाई पे जा रहा है, लाइक बड़ी बड़ी कंपनी जो कंपनी का ब्रांड होता है हाई पे जा रहा है, हम सोचते हैं कंपनी का शेयर बहुत आगे जाएगा, ठीक है, हम ये सोचकर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो पहला स्टेप है ब्रांड नहीं, बल्कि उसके पीछे देखिए असली प्रमोटर और इंस्टीट्यूटर कौन है। जब आप इन सारी बड़ी कंपनी का नाम सुनते हैं तो सिर्फ उनका लोगो या प्रोडक्ट मत देखिए, आप अपने आप सवाल पूछिए कि इन सब कंपनी में सबसे बड़ा हिस्सेदारी किसकी है।
क्योंकि असली कहानी यही शुरू होती है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं क्योंकि वो आपस में ही कंपटीशन करती रहती हैं और इसी चक्कर में ना उनके जो मार्केट होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और उसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं ना जो पूरी मार्केट का शार्क कहा जाता है, जो पूरी मार्केट को ही गायब कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारी कंपनियों का मालिक केवल ब्लैक रॉक ही है। ब्लैक रॉक केवल उसके पैसे को मैनेज कर रहा है, बल्कि कंपनी चलाने वाला कोई और है। तुम ऐसा समझो यार कि जो तुम एक इंसान हो, तुम अपना पैसा किसी को रखने के लिए कुछ साल कुछ महीने के लिए देते हो, फिर कुछ से पैसे ले लेते हो, ठीक वैसे ब्लैक रॉक भी है। और हाँ, हम लोग को ये समझना होगा कि किसी भी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए कि कंपनी का ओनरशिप कैसा है। और दूसरा स्टेप है अपने पैसे को सही समझ के साथ इन्वेस्ट करें। हम में से आधे लोग क्या होते हैं, मेरे पास लगभग 1000 रुपये लाख रुपए रखा हुआ, मैं क्या करूंगा, चलो कहीं इन्वेस्ट ही कर देते हैं। आप लोग बिना जाने समझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो, बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और यही कंपनी में लगभग ऑलमोस्ट 50% जितने भी इन्वेस्टर होते हैं ऐसे ही गलती करते हैं, फिर बाद में जाकर ये सारे इन्वेस्टर बैंकरप्ट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी कहने पैसे इन्वेस्ट करो, पहले तुम उसके बारे में खुद से जानकारी लो कि कंपनी में कैसे हमको पैसा डालना है, ठीक है। उसके बारे में नॉलेज गेन करो। और वहीं केवल इन सबको नहीं, बल्कि कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट देखो और कंपनी का शेयर्स होल्डिंग पैटर्न देखो, किस किस साल में कंपनी ग्रो कर रही है, किस किस साल में कंपनी लो जा रही है, क्यों जा रही है, इन सब के बारे में जानकारी लो। और आप में और उन लोगों में जो फॉरेन के बच्चे हैं, उन लोगों में यही डिफरेंस होता है कि वो बच्चे बचपन से इन लोगों को सिखाया जा रहा है, बट हम लोग को नहीं सिखाया जा रहा है। बट धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है दोस्तों। और बात करते हैं स्टेप 3 पर। अपना पूरा भविष्य केवल एक कंपनी पर न टिकाएं। हम में से कई लोग होते हैं जो अपने पैसे रखते हैं तो बहुत सारे हैं, बट किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। बट आपको वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर एनी हाउ किसी कंपनी का शेयर बाय द बहुत नीचे चला गया, ठीक है, तो तुम्हारा तो लॉस हो जाएगा। कहीं कंपनी से लोन लो, कहीं बैंक से लोन लोगे तो एट लास्ट तुम डिप्रेस्ड होकर मे भी सुसाइड भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी इन्वेस्ट करता है तो हमेशा खुश ही रहता है, बट ऐसा भी होता है कि इसमें रिस्क भी होता है। किसी भी यूट्यूबर कहने पर तुम ऐसा मत करो कि ये यूट्यूबर बोल रहा है इसमें कंपनी में इन्वेस्ट करो, कर ही दो। नहीं करना है। तो इसीलिए जितने बड़े बड़े टॉप इन्वेस्टर, टॉप बिलियनियर्स है ना, अगर तुम इनके शेयर होल्डिंग देखोगे ना, उसमें केवल टॉप 5 कंपनियां चली हैं और सारे टॉप 100 कंपनी नहीं चली हैं। वो अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किए, ठीक है। इसलिए जितने भी समझदार लोग होते हैं ना, केवल एक जगह पैसा नहीं लगाते। वो कभी गोल्ड में लगाएंगे, कभी सिल्वर में लगाएंगे, कभी बिटकॉइन लगाएंगे, कभी रियल इस्टेट में लगाएंगे। बाय द वे आपके पास पैसा ना हो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है और पैसा तो स्टार्टिंग में किसी के पास नहीं होता। बट धीरे धीरे कोई भी इंसान ग्रो कर सकता है अपने माइंड के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, अपने स्किल के थ्रू, ठीक है। So you just learn any one skill and earn money and you invest the money in the right way, in the right path. Follow the each step. जो मैंने तीसरे स्टेप बताया है, डोंट पुट योर इंटायर फ्यूचर इन द वन प्लेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी कंपनी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो कि ये देखने की कोशिश करें हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, किस रीजन से बढ़ रहा है और ये पैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे बुक्स आते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इन सारे 3 स्टेप को फॉलो करने के लिए अब आप सोच रहे होंगे इन सारे 3 स्टेप को मैं फॉलो तो कर लूँगा, बट इन तीनों स्टेप को फॉलो करने के लिए मुझे कौन कौन सी वेबसाइट चाहिए। NSE इंडिया मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि तुम भारत के टॉप स्टॉक मार्केट देख सकते हो। और तीसरी वेबसाइट आती है theinvestor.gov, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। वास्तव में ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, सब कुछ इसके बारे में बताया जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है द मनी कंट्रोल, जहाँ पर आपको हर एक कंपनी के बारे में सब कुछ बताया जाता है। इस मेरे वीडियो को बनाने का यही केवल इंटेंट था कि ये केवल ब्लैक रॉक के बारे में नहीं था जानकारी। ये वीडियो आपके लिए खासकर लाइफ लॉन्ग जर्नी होने वाली है। और हाँ, एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, तुम कोई भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो तो पहले रिसर्च करो, जानकारी लो, फिर इन्वेस्ट करो। ऐसे हवा हवाई में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि जो करते हैं वो हमेशा डूब ही जाते हैं, भले उनके पास प्रॉफिट कितना भी हो। तो सबसे लास्ट में आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो लैरी फिंक ने अपने खुद पे दम पर ये कंपनी नहीं खड़ी की थी, उसके पास नॉलेज था पहले से, उसके पास पहले से ही ये अनुमान था कि कौन सी कंपनी वे अच्छा करेंगी, उसके हिसाब से उसने सॉफ्टवेयर बनाया, फिर जाकर उसने ग्रो करा। ऐसा नहीं कि किसी कहने पर उसने ग्रो किया, ठीक है। उसने पहले से नॉलेज गेन किया हुआ था, पहले से एक्सपीरियंस था, देन जाकर वो ग्रो किया, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि हमारे 12% 15% मुनाफे के लिए किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं लालच में आकर। तो दोस्तों अगले वीडियो में आप किस टॉपिक पर चाहते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करना। तो अगर आप कहते हो पार्ट 2 बनाओ तो मैं इसके बारे में पार्ट 2 बनाऊंगा, तो अगर तुम कमेंट करोगे तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम आई मेक मोर गुड कंटेंट। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।